कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खतरनाक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हमें यह पता चलता है कि जिस हमजा को आज पूरी दुनिया एक गैंगस्टर के रूप में जानती है, उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंधावा था, जिसे जस्सी के नाम से जाना जाता था। जस्सी पंजाब के एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला था, जिसके पिता और दादा दोनों ही आर्मी में रह चुके थे। इसलिए जस्सी के रग रग में भी देशभक्ति थी। बचपन से ही उसका सिर्फ एक ही सपना था, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वो मिलिट्री में सेलेक्ट होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए घर से दूर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद पीछे उसके गांव में एक बहुत ही खौफनाक कांड हो जाता है। उसके पिता का झगड़ा गांव के एक बहुत ही भ्रष्ट और ताकतवर एमएलए सुखविंदर सिंह के साथ हो जाता है। ये झगड़ा सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए था, लेकिन एमएलए सुखविंदर अपनी इज्जत और अपनी बदनामी के डर से अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर जस्सी के पिता को बीच खेत में फांसी पर लटकाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन उसकी हैवानियत यही नहीं रुकती। वो लोग जस्सी की दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ जानवरों की तरह रेप करते हैं। एक बहन हरलीन की तो वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और दूसरी बहन जसलीन को वो लोग जिंदा उठाकर ले जाते हैं और एक ट्यूबवेल की अंधेरी डिग्गी में बंद कर देते हैं, जहां वो रोज उस मासूम के साथ जबरदस्ती करते थे। जब जस्सी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके गांव लौटता है और उसे इस पूरी तबाही का पता चलता है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां ने पुलिस में कंप्लेंट करने की लाख कोशिशें की, लेकिन एमएलए के खौफ और दबदबे के कारण पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इंसाफ न मिलने पर जस्सी अपने एक पुराने और जिगरी दोस्त गुरबाज पिंडा से मिलता है। गुरबाज पिंडा कोई आम आदमी नहीं था। उसके पिता पंजाब में नशे का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते थे और वो लोग अपना सारा माल यूपी के एक बड़े गैंगस्टर आतिफ अहमद से मंगवाते थे। एक दिन पिंडा ड्रग्स का ऑर्डर देने के लिए यूपी के इलाहाबाद जाता है और उसके साथ जस्सी भी होता है। पिंडा बहुत ही चालाकी से आतिफ अहमद से ड्रग्स के साथ साथ कुछ AK-47 मैगजीन्स और भारी मात्रा में हथियार भी मांग लेता है। आतिफ अहमद को थोड़ा शक होता है कि अरे तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का काम करते हो, फिर इन हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई। पिंडा झूठ बोल देता है कि भाई ये सब मेरे पापा ने स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाया है। आतिफ बिना ज्यादा शक किए उन्हें वो हथियारों का बैग सौंप देता है। अब पिंडा के पास वो सारे हथियार आ चुके थे। वो सीधा वो सारी बंदूकों और मैगजीन्स से भरा बैग अपने दोस्त जस्सी को पकड़ा देता है। अब जस्सी को वो सब मिल चुका था जिसकी उसको तलाश थी। जस्सी बिना एक पल बर्बाद किए सीधा उस एमएलए सुखविंदर सिंह की हवेली में घुस जाता है और बिना रुके, बिना पलक झपकाए सुखविंदर के पूरे परिवार के उन 12 लोगों को एक एक करके कुत्तों की तरह मार डालता है। आखिर में जस्सी सुखविंदर को पकड़ता है और उसकी छाती पर बंदूक रखकर पूछता है कि कहाँ है मेरी बहन। मौत के डर से कांपता हुआ सुखविंदर सच उगल देता है कि उसने जसलीन को खेतों वाली ट्यूबवेल डिग्गी में कहीं छिपा कर रखा है। सच उगलते ही जस्सी सुखविंदर के भी चिथड़े उड़ा देता है और तुरंत खेत में पहुंचता है और अपनी बहन को वहां से बाहर निकालता है। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जस्सी ने चाहे अपनी बहन का बदला लिया हो, लेकिन उसने एक साथ 12 लोगों का मर्डर भी किया था। जस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर केस चलता है। उसकी वकील उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन केस शीशे की तरह इतना साफ था कि जस्सी को फांसी की सजा तय हो जाती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। फांसी से कुछ दिन पहले जब जस्सी को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो वो अपने दोस्त पिंडा से एक आखिरी वादा लेता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का ख्याल रखना। अब फांसी का दिन नजदीक आ रहा था। पुलिस की भारी सिक्योरिटी जस्सी को सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक कुछ अनजान नकाबपोश लोग पुलिस पर एक बहुत ही भयानक हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और उसी अफरा तफरी के बीच वो अनजान लोग जस्सी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये किडनैपिंग किसी गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिसर अजय सान्याल ने करवाई थी। यहीं पर जस्सी की पहली मुलाकात इंडिया के सबसे बड़े प्लानर्स शशांक बंसल और अजय सान्याल से होती है। अजय सान्याल जस्सी को बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि जस्सी, मैं तुझे उस फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तेरी ये बाकी की पूरी जिंदगी अब मेरी होगी। जस्सी, जो सिस्टम से धोखा खा चुका था, साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैंने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन देश और सिस्टम ने मुझे क्या दिया। तब अजय सान्याल उसे समझाता है कि ये सिर्फ तेरी जिंदगी बचाने की बात नहीं है, ये देश के दुश्मनों को खत्म करने का एक दूसरा मौका है। अगर तू चाहे तो अपनी एक नई कहानी खुद बना सकता है। सान्याल उसे पूरा यकीन दिलाता है कि जब तक जस्सी उनके लिए काम करेगा, गवर्नमेंट उसकी माँ और बहन का पूरा ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर जस्सी के अंदर का वो सोया हुआ सोल्जर फिर से जाग जाता है और वो इस खतरनाक मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब जस्सी को एक बिल्कुल नई पहचान, एक नया नाम दिया जाता है, हमजा। उसकी एक बहुत ही हार्डकोर और स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है,
जहां उसे दुश्मन देश में घुसकर उन्हें अंदर से खोखला करने के लिए तैयार किया जाता है। चूंकि जस्सी को पुलिस कस्टडी से किडनैप किया गया था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप जस्सी की मां और बहन के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए पेंशन की तरह भेजने लगती है और ये पैसे अगले 36 सालों तक आने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ जस्सी की मां और बहन को यही लगता था कि उस पुलिस एनकाउंटर और किडनैपिंग के दौरान जस्सी मारा गया है। मतलब साफ था कि जस्सी अपने ही परिवार की नजरों में मर चुका था और अब वो हमजा बनकर एक खौफनाक जिंदगी जीने वाला था। अब मिशन शुरू होता है। अजय सान्याल हमजा को बताता है कि जब तुम दुबई के रास्ते से कराची पहुंचोगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी। वो हमारा ही एक टॉप सीक्रेट एजेंट है, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे सामने कभी खुलकर नहीं आएगा, बस पीछे से हर पल तुम्हारी मदद करता रहेगा। तो दोस्तों, ये एजेंट आलम कौन है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आगे होने वाला है। खैर, हमजा को दुबई से सीधे कराची भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये वही सीन था जहां धुरंधर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हमजा ने कराची के सबसे बड़े डॉन रहमान डकैत को मौत के घाट उतार दिया था। रहमान डकैत की मौत के बाद कराची का सबसे खतरनाक इलाका लियारी पूरी तरह से बदल चुका था। हमजा एक सुनसान कमरे में बैठा हुआ अपनी पुरानी जिंदगी के पलों को याद कर रहा था। यानी अब तक जो हमने देखा वो सब हमजा की यादें थीं। अब ट्विस्ट ये था कि हमजा ने रहमान डकैत को मारा जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया और पुलिस को यही लग रहा था कि रहमान को एसपी असलम ने मारा है। इसीलिए हमजा किसी भी हालत में इस एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में छोटे मोटे कई गैंग्स सिर उठाने लगे थे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और खूंखार नाम उभर कर आ रहा था, अरशद पप्पू का। ऐसा लग रहा था कि पूरे लियारी पर अब सिर्फ अरशद पप्पू का ही कंट्रोल होने वाला है। इसी बीच हमजा उजैर नाम के गैंगस्टर के पास जाता है और उसके सामने अरशद पप्पू के एक बहुत ही खास आदमी को ले आता है। यहाँ कहानी में एक और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आता है कि हमजा का एक और साथी रिजवान भी भारत का एक सीक्रेट एजेंट है, जो बहुत ही चालाकी से दुश्मन के गैंग में घुसकर उनके लिए काम कर रहा था। रिजवान हमजा के ही इशारे पर उजैर को भड़काता है और कहता है कि एसपी असलम के साथ साथ रहमान डकैत की मौत में इस अरशद पप्पू का भी पूरा हाथ था। ये झूठ सुनते ही उजैर का खून खौल उठता है। अब वो अरशद पप्पू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, और क्योंकि उजैर के पीछे अब एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड यानी हमजा खड़ा था, इसलिए उजैर को एक अलग ही लेवल की ताकत मिल जाती है। अब हमजा और उजैर मिलकर पूरे लियारी में खौफ और दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। दोनों गैंग्स अरशद पप्पू और हमजा उजैर के बीच एक बहुत ही भयानक गैंग वॉर शुरू हो जाती है, जिसके कारण पूरे लियारी में बहुत ही डरावना और भयानक माहौल बन जाता है। इन रोज रोज के हमलों और खून खराबे से डरकर अरशद पप्पू एक बिल में छुपकर बैठ जाता है और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तब हमजा एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान बनाता है। वो उजैर से कहता है कि पूरे लियारी में आग लगा दो, हर जगह बम फोड़ो, ताकि वो चूहा बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद हमजा और उजैर पूरे लियारी में तबाही मचा देते हैं। चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं, शहर में आग लगा दी जाती है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर बिल में छुपा हुआ अरशद पप्पू डरकर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जमाली को फोन करता है और कहता है कि कैसे भी करके मुझे लियारी से बाहर निकालो। जमाली कहता है कि अभी हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलना मौत को दावत देना है। मेरी एक पुरानी दूध की फैक्ट्री है, मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचा देता हूँ। जब हालात शांत होंगे तो तुम बाहर आ जाना। अरशद पप्पू डर के मारे इस बात के लिए तुरंत मान जाता है। जमाली के आदमी फुल सिक्योरिटी के साथ अरशद पप्पू को उस दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही अरशद पप्पू उस फैक्ट्री के अंदर कदम रखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ हमजा और उजैर पहले ही अपनी पूरी गैंग के साथ धात लगाए बैठे होते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा हमजा का बिछाया हुआ एक जाल था। हमजा के ही कहने पर जमाली ने अरशद पप्पू को उस मौत के कुएं में बुलवाया था। अब उजैर अरशद पप्पू पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वो उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है, फिर उसको एक गाड़ी के बोनट पर बांध देता है और पूरे लियारी की सड़कों पर घुमाता है, ताकि पूरे शहर को उसका अंजाम और अपना खौफ दिखा सके। वैसे यहाँ गाड़ी हमजा चला रहा होता है। इसके बाद उजैर अपनी सारी हदें पार कर देता है। वो अरशद पप्पू के सिर को उसके धड़ से अलग करता है और फिर सिर को एक फुटबॉल बनाकर पूरे लियारी की सड़कों पर खेलने लगता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखकर पूरा लियारी सुन्न पड़ जाता है। और इस पूरे सीन के दौरान हमजा चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर अपने मोबाइल में ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा का रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो जमाली, इकबाल और एएसपी असलम एक साथ बैठकर देख रहे होते हैं। वीडियो देखकर एएसपी असलम तुरंत समझ जाता है कि उजैर का अगला टारगेट अब वही है। इसलिए असलम एक काउंटर प्लान बनाता है। वो तय करता है कि वो उजैर को पुलिस से गिरफ्तार करवाएगा और फिर जेल के अंदर ही उसे मरवा देगा और दुनिया के सामने इसे एक एक्सीडेंट बता देगा। लेकिन जमाली, जो अब हमजा का खास था, ये सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर हमजा को पूरा प्लान बता देता है। हमजा उजैर के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि एएसपी असलम तुम्हें जेल में मरवाने का प्लान बना रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होकर दुबई चले जाओ, यहाँ का सारा मामला मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन असल गेम तो कुछ और ही था। हमजा अंदर ही अंदर खुद भी यही
यही चाहता था कि उजैर किसी तरह यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर उजैर चला जाता है तो पूरे लियारी के अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ और सिर्फ बस हमजा का राज हो जाएगा। बाकी सारे छोटे मोटे गैंग्स को तो वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उजैर दुबई जाने से साफ मना कर देता है और गुस्से में कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं उस एएसपी असलम को मार कर ही अपने भाई का बदला लूंगा। हमजा उसे समझाता है कि अभी हालात बहुत नाजुक हैं, सही टाइम आने पर मैं खुद तुम्हें उसे मारने का मौका दूंगा। काफी समझाने के बाद उजैर मान जाता है और दुबई के लिए निकल जाता है। यही तो हमजा चाहता था। जैसे ही उजैर रास्ते से हटता है, हमजा सीधा जाकर रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है और अब पूरे लियारी पर हमजा का वन मैन कंट्रोल हो चुका था। और हमजा की चालाकी देखिए, जैसे ही उजैर दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करता है उसी वक्त हमजा उसकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुबई पुलिस को लीक कर देता है और दुबई पुलिस उजैर को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेती है। और बस यहीं से हमजा बन जाता है पूरे लियारी और अंडरवर्ल्ड का नया किंग। उसका पूरा कंट्रोल सेट हो चुका था और उसने इकबाल और शिरानी जैसे बड़े गैंगस्टर्स के साथ भी अपने रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए थे। दूसरी तरफ एसपी असलम अपनी वर्दी का फायदा उठाकर एक बहुत ही घिनौना खेल खेलता है। वो 4 बेगुनाह स्टूडेंट्स को पकड़ता है और उन्हें आतंकवादी साबित कर उनका फेक एनकाउंटर कर देता है और सरकार से इसके लिए एक फर्जी मेडल तक ले लेता है। लेकिन इस एनकाउंटर में एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। उन 4 बेगुनाह लड़कों में लियारी के सबसे बड़े सरदार शेरानी का बेटा भी शामिल था। जब हमजा को इस एनकाउंटर की बात पता चलती है तो उसे थोड़ा दुख होता है और फिर हमजा एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो अपने ससुर जमाली से कहता है कि तुम्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलनी होगी, तुम्हें जरादारी की पार्टी छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करनी होगी। असल में हमजा ये चाल इसलिए चलता है क्योंकि वो जानता था कि एसपी असलम ने उन 4 लड़कों को मारने का ऑर्डर जरादारी से ही लिया था। हमजा समझ चुका था कि उन बेगुनाह लड़कों की मौत के बाद बलोच आवाम भड़क जाएगी और अब उसकी सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इसी मौके का फायदा उठाकर हमजा खुद भी अंदर ही अंदर नवाज शरीफ से मिलकर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस एकदम सॉलिड कर लेता है और फिर वही होता है जो हमजा ने सोचा था। इलेक्शन होते हैं और जरादारी की पार्टी बुरी तरह हार जाती है। अब हर तरफ पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सिर्फ हमजा की पकड़ थी। शेरानी और बलोच आर्मी दोनों के साथ हमजा के रिश्ते खून से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। अब पूरे लियारी पर सिर्फ हमजा का ही खौफ था और हमजा को अब रहमान डकैत की तरह शेर बलोच का दर्जा भी मिलने लगा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और समय आता है साल 2014 का। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव आता है। भारत में नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं और यहीं से दोनों देशों के बीच का पूरा गेम बदल जाता है। अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे थे। बॉर्डर और सिक्योरिटी पर सख्ती कई गुना बढ़ चुकी थी। इसी बीच हमें इकबाल के पिता को दिखाया जाता है जो 1971 की जंग में शामिल रह चुके थे और उनका पास्ट बहुत ही खौफनाक था। लेकिन अब मोदी सरकार की सख्ती देखकर वो समझ चुके थे कि अब हिंदुस्तान में घुसकर कोई भी आतंकी हमला करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर एक कदम पर मौत का रिस्क था। तभी स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमें एक सेफ हाउस दिखाया जाता है। उस घर के अंदर एक बीमार आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था और दोस्तों ये बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। इतने बड़े मोस्ट वांटेड डॉन को अपने सामने देखकर हमजा अंदर से थोड़ा घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि दाऊद और इकबाल ने इंडिया को अंदर से खोखला करने का कितना घिनौना प्लान बना रखा था। दाऊद पंजाब के रास्तों से भारी मात्रा में ड्रग्स इंडिया भेजता है और उन ड्रग्स से जो करोड़ों की कमाई होती है उससे हथियार खरीदे जाते हैं और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हिंदुस्तानियों को मारने के लिए किया जाता है। इकबाल हमजा को बताता है कि पंजाब से कुछ खास लोग ड्रग्स की बड़ी डील करने के लिए आज यहाँ पाकिस्तान आने वाले हैं और इन लोगों की पूरी सिक्योरिटी और देख रेख की जिम्मेदारी हमजा की है। हमजा पंजाब से आए हुए उन मेहमानों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन 3 लोगों में हमजा के बचपन का सबसे जिगरी दोस्त गुरबाज पिंडा भी मौजूद था। हमजा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ही दोस्त इंडिया के खिलाफ दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होगा। हमजा तो पिंडा को दूर से ही पहचान लेता है, लेकिन पिंडा शायद हमजा को नहीं पहचान पाता क्योंकि हमजा का पूरा लुक बदल चुका था। उसके बाल लंबे थे, दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी और बॉडी भी पहले से काफी बदल गई थी। हमजा उन सभी को लेकर मिस्त्री के अड्डे पर पहुंचता है। दोस्तों ये मिस्त्री वही मास्टरमाइंड है जिसने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन हाईजैक के टाइम इंडिया को एक खुली धमकी दी थी, जो हमने धुरंधर पार्ट 1 की शुरुआत में देखा था। अब अड्डे पर पिंडा के सामने करोड़ों की ड्रग्स रख दी जाती हैं। पिंडा सब कुछ चेक करता है और डील फाइनल कर देता है। इकबाल को किसी इमरजेंसी काम से जाना पड़ता है तो वो उन तीनों की पूरी जिम्मेदारी हमजा को सौंप कर चला जाता है। रात को हमजा इंडिया से आए उन तीनों मेहमानों के लिए अपने खुद के घर में ही एक आलिशान पार्टी रखता है। पार्टी में पिंडा नशे में हमजा से लड़खड़ाते हुए कहता है कि मुझे वॉशरूम ले चल। हमजा उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। वॉशरूम में पिंडा अचानक हमजा को घूरते हुए एक ऐसा सवाल पूछता है कि हमजा की सांसें तक रुक जाती हैं। पिंडा पूछता है कि क्या तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? यानी पिंडा ने एयरपोर्ट पर ही हमजा को पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त सबके सामने कुछ नहीं बोला था। पिंडा नशे में अपनी पूरी बड़ास निकालता है और कहता है कि भारत मेरा देश नहीं है, मुझे मेरा आजाद पंजाब चाहिए। जिस दिन तेरी माँ
के बैंक अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए आने शुरू हुए थे, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि तू मरा नहीं है, तू एक हिंदुस्तानी एजेंट है और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख भी लिया। पिंडा उसे धमकी देता है कि हिंदुस्तान के सिस्टम ने हमें दिया ही क्या है, मैं अभी जाकर दाऊद और इकबाल को तेरी पूरी सच्चाई बता दूंगा। हमजा पिंडा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसे हाथ जोड़कर समझाता है, लेकिन पिंडा नशे और नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि वो हमजा पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों दोस्तों के बीच वॉशरूम में हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास अपना मिशन और अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमजा को अपने ही हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त गुरबाज पिंडा को जान से मारना पड़ता है। पिंडा की मौत के बाद हमजा बुरी तरह कांपने लगता है। उसे डर था कि अब उसका कवर हमेशा के लिए उड़ जाएगा और वो मारा जाएगा। तभी वहाँ अचानक से आलम जूस वाला आ जाता है। आलम हमजा को शांत करता है और कहता है कि मेरा यहाँ काम खत्म हो चुका है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम इस मिशन में बहुत अंदर तक घुस चुके हो, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और फिर आलम पिंडा के मर्डर का पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और वो हमजा को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहता है। हमजा जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में पिंडा की लाश मिलने पर पूरे गैंग में हड़कंप मच जाती है। एसपी असलम और इकबाल की फौज तुरंत वहाँ पहुँचती है और आलम को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है। आलम बहुत ही सीना तानकर सबके सामने कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी जासूस हूँ और मैंने ही इसे मारा है। एसपी असलम गुस्से में आलम से पूछता है कि सच सच बता, तुम्हारे साथ यहाँ और कौन कौन छिपा है। तभी भीड़ को चीरता हुआ हमजा वहाँ आता है और बिना कुछ सोचे सीधा अपनी बंदूक निकालकर आलम को गोली मार देता है। आलम की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। हमजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अगर आलम जिंदा रहा तो ये पाकिस्तानी उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करके मारेंगे। हमजा अपने सीनियर को उस दर्द से बचाना चाहता था, लेकिन हमजा ने जिस हड़बड़ी में आलम को डायरेक्ट गोली मारी थी, उससे एसपी असलम और उमर को हमजा पर शक हो जाता है। वो दोनों तय करते हैं कि अब वो हमजा की हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। जब असलम और उमर ये सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं, तभी हमजा की पाकिस्तानी बीवी एलिना छुपकर ये सब कुछ सुन लेती है। हाँ दोस्तों, इस दौरान हमजा की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। एलिना को शक होता है तो वो तुरंत हमजा के कमरे में जाकर उसके सारे सामान की तलाशी लेने लगती है। बहुत छानबीन के बाद उसे एक बहुत ही सीक्रेट डायरी मिलती है। उस डायरी में हमजा ने अपने उन सभी दुश्मनों के नाम लिख रखे थे जिन्हें उसे मारना था। ये डायरी देखकर एलिना के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि उसका पति हमजा असल में एक हिंदुस्तानी जासूस है। दूसरी तरफ हमजा अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आज उसने अपने हाथों से अपने दोस्त और अपने सीनियर दोनों की जान ली थी। उसके अंदर बहुत दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। जब वो थका हारा घर पहुंचता है तो एलिना उसके मुंह पर तमाचा मारने के लिए खड़ी होती है। एलिना बहुत गुस्से में रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे देश को धोखा दिया है, तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। हमजा शांति से एलिना को समझाता है कि मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन दरिंदों का दुश्मन हूँ जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। मुंबई ब्लास्ट में कितने बेगुनाह लोग मारे गए, क्या उनका कोई परिवार नहीं था? जरा सोचो, ये असलम जैसे पुलिस वाले तुम्हारे ही देश के बेगुनाह स्टूडेंट्स को पकड़कर फेक एनकाउंटर कर देते हैं। ये आतंकवादी और भ्रष्ट लोग हिंदुस्तान से ज्यादा तुम्हारे खुद के देश के लिए खतरा है। हमजा की ये गहरी और सच्ची बातें एलिना के दिल पर लग जाती हैं और वो समझ जाती है कि हमजा ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। एलिना उसे माफ कर देती है और उसे बताती है कि एसपी असलम को तुम पर शक हो गया है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, इन सब के बीच हमारे बच्चे को कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ इकबाल का पिता उसे बार बार ताने मार रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इकबाल का खून इतना खौल उठता है कि वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपने ही पिता को जान से मार देता है। अब हमजा को समझ आ गया था कि उसका कवर कभी भी उड़ सकता है। अपने मिशन को सेफ रखने के लिए उसे सबसे पहले एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाना होगा। इधर एसपी असलम भी एक घिनौना प्लान बना रहा होता है। उसने तय किया था कि वो उज्जैर को जेल ले जाने के रास्ते में ही एनकाउंटर में मरवा देगा ताकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाए। हमजा सीधा बलोचों के सरदार शेरानी के पास पहुंचता है और वो शेरानी को भड़काता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे और उन 3 बेगुनाह लड़कों को किसी और ने नहीं बल्कि एसपी असलम ने ही अपने हाथों से मारा है। ये सच सुनते ही शेरानी की आंखों में खून उतर आता है। वो हमजा से कहता है कि बस मुझे इतना बता दे हमजा कि असलम कब और किस रास्ते से गुजरेगा, बाकी उसको मैं खुद उसे फाड़ कर रख दूंगा। हमजा ने पाकिस्तानी पुलिस के अंदर भी अपने कुछ जासूस सेट कर रखे थे। जैसे ही उसे असलम के रूट की पक्की जानकारी मिलती है, वो तुरंत शेरानी को इन्फॉर्म कर देता है और फिर पूरी बलोच आर्मी असलम के काफिले के पीछे मौत बनकर लग जाती है। एक जगह मौका मिलते ही एक लड़का अपनी बमों से भरी गाड़ी लेकर फुल स्पीड में आता है और सीधा एसपी असलम की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार देता है। एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, आसमान में आग का गुब्बारा उठता है और एसपी असलम के वहीं पर चिथड़े उड़ जाते हैं। असलम की मौके पर ही खौफनाक मौत हो जाती है। कहानी में अब एक और बहुत बड़ा रियल लाइफ ट्विस्ट आता है। हमजा इंडियन इंटेलिजेंस के अजय सान्याल को एक सीक्रेट बताता है कि दाऊद इब्राहिम बहुत जल्द 60,000 करोड़ की नकली करेंसी इंडिया में पुश करने वाला है ताकि इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाए। ये खबर सुनते ही अजय सान्याल तुरंत भारत के प्रधानमंत्री
मिस्त्री को इन्फॉर्म करता है और इसके ठीक बाद भारत में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। नोटबंदी की इस खबर से पूरी दुनिया हिल जाती है। दाऊद का 60,000 करोड़ का नकली पैसा एक झटके में रद्दी बन जाता है। यूपी में बैठा इकबाल का सबसे बड़ा मोहरा अतीक अहमद भी बुरी तरह बौखला जाता है, क्योंकि उसका पूरा ड्रग्स और क्राइम का बिजनेस इन्हीं पैसों पर ही टिका हुआ था। दाऊद का दायां हाथ जावेद खनानी भी इस झटके से पूरी तरह टूट जाता है। अब दिल्ली से अजय सान्याल हमजा को एक खुला ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें फुल परमिशन है, जितने आतंकियों को मार सको चुन चुन कर मार दो। इसके बाद पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स का एक ऐसा खेल शुरू होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कई मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को खुलेआम सड़कों पर ठोक दिया जाता है। हमजा भी फुल एक्शन मोड में आ जाता है। वो सबसे पहले जावेद खनानी और एयरलाइंस हाईजैक के मास्टरमाइंड मिस्त्री को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। समय थोड़ा और आगे बढ़ता है। उरी हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान में घुसकर एक बहुत ही खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक करता है और आतंकवादियों को मार गिराता है। इसी दौरान यूपी के माफिया अतीक अहमद को भी सरेआम गोली मार दी जाती है और उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है। इसी बीच कहानी में एक नई एजेंट की एंट्री होती है, साजिया। वो एक डॉक्टर थी जो इंडियन एजेंट के रूप में काम कर रही थी। वो एक आतंकवादी को हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन देकर बहुत सफाई से मार देती है। साजिया हमजा से मिलती है और उसे एक बहुत ही खतरनाक जहर पकड़ा देती है। ये जहर इतना खतरनाक था कि इसे सिर्फ छूने से इंसान की हालत गंभीर हो जाती थी और कुछ ही दिनों में उसकी मौत तक हो जाती और मेडिकल रिपोर्ट में ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग लगता। साजिया ये जहर हमजा को इसलिए देती है ताकि वो इसे दाऊद इब्राहिम को दे सके, लेकिन हमजा लाख कोशिशों के बाद भी वो जहर दाऊद तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि दाऊद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। उधर दाऊद समझ चुका था कि इंडिया बहुत अग्रेसिव हो चुका है, इसलिए वो इकबाल को ऑर्डर देता है कि इंडिया में कुछ आतंकवादी भेजो और एक बहुत बड़ा हमला करवाओ। इस बड़े हमले के लिए इकबाल को भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए उसे हमजा की जरूरत थी। इकबाल हमजा को हथियारों की डील के लिए एक सीक्रेट अड्डे पर बुलाता है जहां बड़े बड़े आतंकवादी भी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी ऑफिसर उमर को हमजा की असलियत पर पक्का शक होने लगता है। वो सीधा हमजा की बीवी एलिना के पास पहुंचता है और उसके मासूम बच्चे पर बंदूक तान देता है। उमर चिल्लाता है कि हमजा की असलियत क्या है और वो कौन है। एलिना अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब सच बता देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। उमर तुरंत ये खबर इकबाल को दे देता है। इधर अड्डे पर हमजा अपने साथी रिजवान के साथ हथियारों से भरे ट्रक लेकर पहुंचता है, लेकिन रिजवान पैसे लेकर चालाकी से दूसरी तरफ निकल जाता है। इकबाल को अब हमजा का सच पता चल चुका था। वो अपने आतंकवादियों के साथ हमजा को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इकबाल को यह नहीं पता था कि आखिर वो किस बला से पंगा ले रहा है। हमजा एक इंडियन सोल्जर था और वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। हमजा ने पहले ही पूरी बलोच आर्मी को अपनी तरफ कर लिया था। जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। असल में हमजा ने जो हथियार इकबाल को दिए थे, उन सभी हथियारों के अंदर टाइम बम फिट थे। इस कारण पूरा अड्डा आग के गोले में तब्दील हो जाता है और हमजा मौका पाकर वहां से बाहर निकल आता है। अब शुरू होती है हमजा और इकबाल के बीच एक बहुत ही खतरनाक और आमने सामने की लड़ाई। बाहर पूरी बलोच आर्मी खड़ी थी जो इकबाल के आतंकवादियों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। गोलियों की बारिश, धमाके और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इकबाल अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन हमजा उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार हमजा उसे पकड़ ही लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से इकबाल को मौत के घाट उतार देता है। इकबाल का गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। इस लड़ाई के बाद हमजा अपनी बीवी एलिना को आखिरी बार कॉल करता है और इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुमसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। एलिना फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है कि हमजा अब पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। और ठीक उसी वक्त उमर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचता है और हमजा को चारों तरफ से घेर कर अरेस्ट कर लेता है। हमजा को ISI पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक बहुत खतरनाक ऑफिसर हसन के पास ले जाया जाता है ताकि वो इंडियन सीक्रेट उनके सामने उगल दे। लेकिन तभी हसन के फोन की घंटी बजती है। लाइन पर होता है इंडिया से अजय सान्याल। अजय सान्याल सीधा हसन को एक बहुत बड़ी धमकी देता है कि अगर तूने मेरे एजेंट हमजा को जिंदा और सुरक्षित वापस हिंदुस्तान नहीं भेजा तो मैं पूरी दुनिया में ये खबर और सबूत लीक कर दूंगा कि तूने चंद पैसों के लिए अपने ही देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजराइल को बेची थी। अजय सान्याल के पास हसन का एक ऐसा वीडियो प्रूफ होता है जिसे देखकर हसन के पसीने छूट जाते हैं। हसन डर के मारे हमजा को सुरक्षित इंडिया वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हसन कहता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मुझे अपने सीनियर्स को क्या जवाब देना होगा, मुझे सारा इल्जाम किसी पर तो डालना ही पड़ेगा। हमजा मुस्कुराते हुए कहता है कि उजैर किस दिन काम आएगा। और बस हसन और पाकिस्तानी सिस्टम सारी तबाही और किलिंग्स का पूरा इल्जाम उजैर के सिर पर लगा देते हैं और उजैर को जेल के अंदर ही फांसी पर लटकाकर मार दिया जाता है। यहाँ पर मर चुके SP असलम का सपना भी पूरा हो जाता है। अब हमजा को पूरी सिक्योरिटी के साथ इंडिया वापस भेजने के लिए एक कार में बैठाया जाता है और जैसे ही हमजा कार के अंदर बैठता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। कार में उसके पास जमाली बैठा था। यहीं पर इस फिल्म का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग सीक्रेट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि जमाली कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि
बल्कि इंडिया का एक डीप कवर एजेंट है जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रहकर इंडिया को सारी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा था। जमाली हमजा को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जो जहर तुम दाऊद इब्राहिम को लगाने वाले थे वो जहर मैंने पहले ही दाऊद को लगा दिया है। दाऊद अब अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर तड़प रहा होगा और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा होगा। हमजा उदास होकर पूछता है कि मेरी बीवी एलिना और मेरे बच्चे का क्या होगा। जमाली बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ। तुमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम कुछ वक्त आराम करो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तो बस छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा वापस अपने जस्सी वाले किरदार में आ जाता है। वो सुरक्षित इंडिया लौट आता है और अपने उसी पंजाब वाले गांव में जाता है। वो छुप कर दूर से देखता है कि उसकी माँ, उसकी बहन और उसके परिवार के बच्चे बहुत ही खुशहाल और शांति की जिंदगी जी रहे होते हैं। उन्होंने मान लिया है कि जस्सी मर चुका है। अपने परिवार को खुश देखकर जस्सी के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आती है। वो फैसला करता है कि वो अब कभी उनके सामने नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो एक आम इंसान नहीं बल्कि इंडिया का एक बहुत खतरनाक टॉप सीक्रेट एजेंट बन चुका था और उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा था। फिल्म के आखिर में एक बहुत ही गूज बम्प्स देने वाला एक ऐसा सीन चलता है जिसमें जस्सी की ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके ब्रूटल किल्स और उसका नया रूप दिखाया जाता है। और बस इसी सीन के साथ ये मास्टरपीस फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मतलब कहानी ने आपको कहीं ना कहीं जरूर पकड़ कर रखा होगा।